नमस्कार। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में अभी रिसेंटली हुए चुनाव के बारे में और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी दिलचस्प थी। मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर एक रेजिम चेंज ऑपरेशन करके लाया गया था। एक ऐसे रेजिम चेंज ऑपरेशन में जहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को रिमूव किया गया और उस सरकार को हटाने के बाद एक डिक्टेटर टाइप व्यक्ति को आर्टिफिशियली इम्पोज किया गया। बांग्लादेश दूसरे रीज़न पर दिलचस्प इसलिए भी था क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार का एक जेनजी रिवोल्ट हुआ, जिसको स्टूडेंट मूवमेंट के तहत एक देखा गया था, वो एक टेम्पलेट बना कि कैसे स्टूडेंट्स को और जेनजी को मोबिलाइज करके इवेंचुअली किसी भी जगह पर एक रेजिम चेंज ऑपरेशन किया जा सकता है। बांग्लादेश की जो टूल किट थी वो नेपाल में भी अपनाई गई। कुछ ऐसे भारत के अंदर सांप बैठे थे और अभी भी हैं जो अभी ये टूल किट को भारत में भी अपनाना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश की परिस्थिति ये थी कि वहाँ पर मोबिलाइजेशन इतना पावरफुल था कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो है उसको गिराकर इवेंचुअली वहाँ पर एक रेजिम चेंज पहली बात तो किया गया। मोहम्मद यूनुस की जब एडमिनिस्ट्रेशन आई उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पहली बात अवामी लीग के सारे कैडर्स को तंग करने की, डिसमेंटल करने की। दूसरा, अवामी लीग का जो सबसे बड़ा नेमेसिस था, जो सबसे बड़ा एनिमी था, जो कि जमाते इस्लामी थी, उस जमाते इस्लामी को जो अवामी लीग ने बैन करके रखा था, इवेंचुअली मोहम्मद यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको वापस से पॉलिटिकल स्पेस दिलवाई। और मोहम्मद यूनुस का मानना ये था कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खलीदा जिया की है उसका राइज हो नहीं सकता। खलीदा जिया क्योंकि बीमार थी, बाहर थी, जाहिर सी बात है कि जो बीएनपी के पूरे कैडर्स थे वो डोसाइल थे। तो मोहम्मद यूनुस को ये लग रहा था कि आने वाले समय में हम पावर इक्वेशंस को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि एक जगह पर यूनुस के साथ जो बैक्ड स्टूडेंट्स थी वो, और साथ में यहाँ पर जमाते इस्लामी, ये दोनों अगर ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे के हाथ, तो कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न लिबरल लेड बाय, सपोर्टेड बाय इस्लामिस्ट सरकार वहाँ पे जमाते इस्लामी बैक्ड आ जाएगी। लेकिन खलीदा जिया की पार्टी जो है उसने रिवाइवल की कोशिश की। खलीदा जिया की जो अभी हाल ही में डेथ हुई, उनकी डेथ के बाद एक जो सिंपैथी वेव बांग्लादेश में हुआ, और खलीदा जिया की डेथ के बाद तारिक रहमान, उनका जो पुत्र है, जो जब वहाँ पर वापस बांग्लादेश में आया तो उसको एक सिंपैथी फैक्टर बहुत ज़्यादा मिला। इस कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद यूनुस का जो सपना था वो क्रैश हो गया। और मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से कोशिश कर रहा था कि एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो वो लाना चाह रहा था, फॉलोड बाय दैट इस्लामिक सपोर्ट वो लाना चाह रहा था जमाते इस्लामी का, वो पूरा मॉडल वहाँ पे कोलैप्स कर गया। क्योंकि भूलिएगा मत कि आफ्टर ऑल मोहम्मद यूनुस को डोनाल्ड ट्रंप नहीं लाया था, मोहम्मद यूनुस को लाए थे जो बाइडन। और जो बाइडन जो है वो उस समय अमेरिका में लेफ्ट लिबरल इकोनॉमी और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के चैंपियन थे। तो मोहम्मद यूनुस वॉज अ पार्ट ऑफ दैट लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम। तो वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का इस्लामिस्ट पार्टीज़ के साथ एक हमेशा से दिलचस्प सा और एक रहस्यमंद रिश्ता रहा है। तो लेफ्ट एंड इस्लामिस्ट्स विल ऑलवेज कोलैबोरेट विद ईच अदर। आप भारत में केरला में भी और भारत के बंगाल में भी देखेंगे तो ये आपको कोलिशन हमेशा भारत से लेकर पूरे विश्व तौर पर मिलेगा। पर तारिक रहमान के आने से एक चीज़ क्लियर हो गई कि तारिक रहमान आया और ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल और ये वाला सपना कोलैप्स हो गया। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जब ये कोलैप्स हुआ सिस्टम और तारिक रहमान ने इवेंचुअली अब चुनाव के बाद पावर को कैप्चर किया, मोहम्मद यूनुस तो वो तो एक पपेट इंस्टॉल्ड था, तो वो पपेट इंस्टॉल्ड होने के नाते डेफिनेटली वो बंदा वहाँ से वाइप आउट हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जमाते इस्लामी जो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी उसका रिवाइवल कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया। क्योंकि इस चुनाव में जमाते इस्लामी का कोई प्रेजेंस कहीं पर नहीं दिखा। वो जिस प्रकार से अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट बनाना चाह रही थी, लोगों ने उसी तरीके से उसको पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना दिया। और ये जो पॉलिटिकल इररिलेवेंस जमाते इस्लामी की यहाँ पर देखने को मिली, ये आज की डेट में स्पष्ट करके एक चीज़ क्लैरिफाई कर देती है हमें कि जमाते इस्लामी एक कोर एक्टर आने वाले समय में अब नहीं बन सकती। और क्योंकि जमाते इस्लामी अब एक यहाँ पर कोर एक्टर नहीं बन सकती, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पहली बात, बीएनपी की सरकार ही बांग्लादेश में चलेगी। दूसरी बात, बीएनपी की सरकार के साथ ऐतिहासिक तौर पर भारत के रिश्ते कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। क्योंकि भारत के साथ एक समस्या ये रही है कि बीएनपी हमेशा से प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान रहती है। लेकिन क्योंकि उसने भारत के साथ वो गतिविधियां उस समय पे की थी कि जब भारत उस सिचुएशन में नहीं था कि वो अप्रोप्रिएटली जवाब दे पाए, बीएनपी ने उसका एडवांटेज उठाया था। आज वो भारत पुराना भारत नहीं है। आज भारत ने अपनी रेड लाइंस बहुत स्पष्ट क्लियर तरीके से बीएनपी को बता दी हैं। हम किसी भी तरीके के कोई नॉन स्टेट एक्टर का प्रेजेंस आपकी टेरिटरी में टॉलरेट नहीं करेंगे। भारत ने बैक चैनल लेवल पर बीएनपी के साथ एंगेजमेंट करके उसको ये भी दूसरी बात बता दी है
कि आप कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बांग्लादेश में नहीं करेंगे जिस प्रोजेक्ट के तहत ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जिस परिस्थिति की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर पूरे साउथ एशिया रीजन का ऑल्टर हो जाए। तो भारत ने जो अपनी रेड लाइन स्पष्ट करके बांग्लादेश को दी है, उस केस में बांग्लादेश इस मोमेंट पर एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पर भारत को ये लगता है कि बीएनपी किसी भी तरीके से कोई दुरुपयोग डेफिनेटली नहीं करेगी अपनी टेरिटरी का भारत को अंडरमाइन करने के लिए, क्योंकि बीएनपी के पास चैलेंज बड़ा है। बीएनपी अब चाहेगी कि वो अगले 10-15 साल पावर में रहे। उसको अगर पावर में रहना है तो पावर में रहने के लिए एक ही तरीका है, और तरीका ये है कि वो अब इकोनॉमी पे फोकस करेगी, जो बांग्लादेश का एक टाइम पर हॉलमार्क था शेख हसीना के दौरान। इस तरीके से बांग्लादेश में जब शेख हसीना की उस समय की इकोनॉमी का मॉडल को रिवाइव करने का काम आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जितने भी अदर एक्टर्स हैं इनकी स्पेस यहाँ पर लिमिट होगी। लेकिन अंत में एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो ये है कि बांग्लादेश विल रिमेन अ टेरिटरी ऑफ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि बांग्लादेश जो है उसको समझिए आप, बांग्लादेश इस मोमेंट पर एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन की टेरिटरी इसलिए रहेगी क्योंकि बांग्लादेश में अमेरिका के इंटरेस्ट्स हैं कि वो वहाँ रह के चाइना को काउंटर करे। बांग्लादेश में चाइना का इंटरेस्ट है कि वो बे ऑफ बंगाल में आकर इंडिया को काउंटर करे, और बांग्लादेश में पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि वो वहाँ पर आके नॉर्थ ईस्ट को काउंटर करे। हर एक ऐसे सिनेरियो में एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर है कि बांग्लादेश विल रिमेन द फलक्रम ऑफ ऑल पावर पॉलिटिक्स, और ये पावर पॉलिटिक्स के फलक्रम में बांग्लादेश कैसे रिएक्ट करेगा, ये चीज़ समझने वाली है। धन्यवाद।